बड़ी ही उदास शाम थी और क्षितिज की लाली के होठ भी स्याह पड़ गए थे। बादल सांस रोके पड़े थे और खामोश सितारे टिमटिमा रहे थे। बगुला की धुंधली धुंधली कतारें पर मारती हुई गुजर रही थीं। सुधा ने एक लंबी सांस लेकर सोचा कि अगर वह चिड़िया होती तो एक क्षण में उड़कर जहाँ चाहती वहाँ की खबर ले आती। पापा इस वक्त घूमने गए होंगे। चंदर अपने दोस्तों की टोली में बैठा रंगरेलियां कर रहा होगा। वहां भी दोस्त बना ही लिए होंगे उसने। बड़ा बातूना है चंदर, और बड़े मीठे स्वभाव का। आज तक किसी से सुधा ने उसकी बुराई नहीं सुनी। सभी उसको प्यार करते हैं, यहाँ तक कि महाराजिन जो सुधा को हमेशा डांटती रहती है, चंदर का हमेशा पक्ष लेती थी। और सुधा हर एक से पूछ लेती थी कि चंदर के बारे में उसकी क्या राय है। लेकिन जब सब लोग जितनी तारीफ चंदर की करते वह उतना अच्छा उसे नहीं समझती थी। आदमी की परख तब होती है जब रात दिन बरते। चंदर उसका ऊन कभी नहीं लाकर देता था। बादामी रंग का मंगाया तो केसरिया रंग का ला देता था। इतने नक्शे बनाता रहता था। और सुधा ने हमेशा उससे कहा कि मेजपोश की कोई डिज़ाइन बना दो, तो उसने कभी नहीं बनाई। एक बार सुधा ने बहुत अच्छी वायल कानपुर से मंगवाई और चंदर ने कहा, लाओ यह बहुत अच्छी है, इस पर हम किनारे की डिज़ाइन बना देंगे। और उसके बाद उसने उसमें तमाम पान जैसा जाने क्या क्या बना दिया। और जब सुधा ने पूछा यह क्या है, तो बोला लंका का नक्शा। जब सुधा बिगड़ी तो लड़कियों के हृदय में रावण से मेघनाथ तक करोड़ों राक्षसों का वास होता है, इसलिए उनकी पोशाक में लंका का नक्शा ज्यादा सुशोभित होता है। मारे गुस्से के सुधा ने वह धोती अपनी मालन को दे डाली। यह सब बातें तो किसी को मालूम नहीं। उनके सामने तो जरा सा कपूर साहब हंस दिए, चार मजाक की बातें कर दी, छोटे मोटे उनके काम कर दिए, मीठी बातें कर ली, और सब समझे कपूर साहब तो बिल्कुल गुलाब के फूल हैं। लेकिन कपूर साहब एक तीखे कांटे हैं जो दिन रात सुधा के मन में चुभते रहते हैं। यह तो दुनिया को नहीं मालूम, दुनिया क्या जाने कि सुधा कितनी परेशान रहती है चंदर की आदतों से। अगर दुनिया को मालूम हो जाए तो कोई चंदर की जरा सी भी तारीफ न करे। सब सुधा को ही ज्यादा अच्छा कहें, लेकिन सुधा कभी किसी से कुछ नहीं कहती। मगर आज उसका मन हो रहा था कि किसी से चंदर की जी भरकर बुराई कर ले, उसका मन हल्का हो जाए। चलो बिटिया रानी, तई खा लेवे, फिर भीतर लेटो। अबही लेटे का बखत नहीं आवा। सहसा महाराजन ने आकर सुधा की स्वप्न श्रृंखला तोड़ते हुए कहा, अब हम नहीं खाएंगे, भूख नहीं है। सुधा ने अपने सुनहले सपनों में ही डूबी हुई बेहोश आवाज में जवाब दिया, खाए ले बिटिया, खाए पियई छोड़ई से कसस काम चलई, आओ उठाओ। महाराजन ने बड़े दुलार से कहा। सुधा पीछा छूटने की कोई आशा न देखकर उठ गई और चल दिखाने। कौर उठाते ही उसकी आंखों में आंसू झलक आए, लेकिन अपने को रोक लिया उसने। दूसरों के सामने अपने को बहुत शांत रखना आता था उसे। दो कौर खाने के बाद वह महाराजन से बोली, आज कोई चिट्ठी तो नहीं आई? नहीं बिटिया, आज तो दिन भर घर ही में रहो। महाराजन ने पराठे उलटते हुए जवाब दिया। काहे बिटिया, बाबूजी कुछऊ नहीं लिखिन तो छोटे बाबू तो लिख देत। अरे महाराजन, यही तो हमारी जान का रोना है।
हम चाहे रो रो कर मर जाएं, मगर न पापा को ख्याल, न पापा के शिष्य को। और चंद्र तो ऐसे खराब है कि हम क्या करें, ऐसे स्वार्थी हैं, अपने मतलब के हैं कि बस सुबह शाम आए और हम या पापा न मिले तो आफत ढा देंगे। बस घूमने लगी हो तुम। बहुत बाहर कदम निकल गया है तुम्हारा। सच पूछो तो चंदर की वजह से हमने सब जगह आना जाना बंद कर दिया है, और खुद है कि आज लखनऊ, कल कलकत्ता और चिट्ठी भेजने तक का वक्त नहीं मिलता। अभी हम ऐसा करते तो हमारी जान नोच खाते। और पापा को देखो, उनके दुलारे उनके साथ हैं तो बस किसी की फिक्र ही नहीं। अब तो महाराजिन चंदर को तो कभी चाय वाय बना के मत देना। काहे बिटिया काहे कोसत हो। कैसा चांद से तो हैं छोटे बाबू, और कैसा हंस के बातें करत हैं। माई का जाने कैसा हियाव पड़ा है कि उन्हें अलग कई दिहेस। बेचारा होटल में जाने कैसे रोटी खात हुई। उन्हें हियई बुला लेव तो अपने हाथ की खिलाए के 2 महीना माँ मोटा कई देई। हमें तो से ज्यादा उसकी ममता लगत है। बीबी जी बाहर एक मेम पूछत हैं, हिया कोई कोने डाकघर रहत है। हम कहा नहीं, हिया तो बाबूजी रहत हैं तो कहत है नहीं, यही मकान आए। मालिन ने सहसा आकर बहुत स्वतंत्र स्वर में कहा, बैठो उन्हें हम आते हैं। स्वधा ने कहा और जल्दी जल्दी खाना शुरू किया, और जल्दी खाना खत्म कर बाहर जाकर देखा तो नील कांटे के झाड़ से टिकी हुई एक बाइसिकल रखी थी, और एक ईसाई लड़की लॉन पर टहल रही है। होगी करीब 24-25 बरस की, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। कहिए आप किसे पूछ रही हैं? सुधा ने अंग्रेजी में पूछा। मैं डॉक्टर शुक्ला से मिलने आई हूँ, उसने शुद्ध हिंदुस्तानी में कहा। वे तो बाहर गए हैं और कब आएंगे कुछ पता नहीं। कोई खास काम है क्या आपको? सुधा ने पूछा। नहीं, यूं ही मिलने आ गई। आप उनकी लड़की हैं? उसने साइकिल उठाते हुए कहा। जी हाँ, लेकिन अपना नाम तो बताती जाइए। मेरा नाम कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मैं उनसे मिल लूंगी। और हाँ, आप उसे जानती हैं, मिस्टर कपूर को? आहा, आप पम्मी हैं, मिस डिक्रूज? सुधा को एकदम ख्याल आ गया। आइए आइए, आप पम्मी हैं मिस डिक्रूज? सुधा को एकदम ख्याल आ गया। आइए आइए, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। चलिए बैठिए। सुधा ने बड़ी बेतकल्लुफी से उसकी साइकिल पकड़ ली और कुछ वक्त बातें करती रहीं। फिर मिस डिक्रूज चली गई, और सुधा उनके बारे में सोचती रही। और सुधा से सिर्फ 5-6 साल बड़ी हैं, लेकिन सुधा उसके सामने बच्ची लगती है। कितना जानती है पम्मी, और कितनी अच्छी समझ है उसकी। और चंदर की तारीफ करते नहीं थकती। चंदर के लिए उसने सिगरेट छोड़ दी। चंदर उसका दोस्त है। इतनी पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन रोशनी का देवदूत, पढ़ी लिखी लड़की के लिए रोशनी का देवदूत है। सचमुच चंदर पर सुधा को गर्व है, और उसी चंदर से वह लड़ झगड़ लेती है, इतनी मान मनोहार कर लेती है, और चंदर सब बर्दाश्त कर लेता है। वरना चंदर के इतने बड़े बड़े दोस्त हैं, और चंदर की इतनी इज्जत है। अगर चंदर चाहे तो सुधा की रत्ती भर परवाह न करे, लेकिन चंदर सुधा की भली बुरी बात बर्दाश्त कर लेता है। वह कितना परेशान करती है चंदर को। कभी अगर सचमुच चंद्र बहुत नाराज हो गया और सचमुच हमेशा के लिए बोलना छोड़ दे, तब क्या होगा? ये चंदर यहां से कहीं चला जाए तब क्या होगा? खैर, चंदर जाएगा तो नहीं इलाहाबाद छोड़कर, लेकिन अगर वह खुद कहीं चली गई तब क्या होगा? वह कहाँ जाएगी? अरे पापा को
मनाना तो बाएं हाथ का खेल है, और ऐसा प्यार वह करेगी नहीं कि शादी करनी पड़े। लेकिन यह सब तो ठीक है, पर चंदन ने चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? क्या नाराज होकर गया है? जाते वक्त सुधा ने परेशान तो बहुत किया था। होल्ड ऑन की पेटी का बक्सुआ खोल दिया था और उठाते ही चंदर के हाथ से सब कपड़े बिखर गए। चंदर कुछ बोला नहीं, लेकिन जाते समय उसने सुधा को डांटा भी नहीं और ना ही समझाया कि घर का ख्याल रखना, अकेले मत घूमना, महाराजन से लड़ना मत, पढ़ते रहना। इससे सुधा समझ तो गई थी कि वह नाराज है, लेकिन कुछ कहा नहीं। लेकिन चंदर को खत भेजना चाहिए था, चाहे गुस्सा का ही खत क्यों ना होता। बिना खत के उसका मन कितना घबरा रहा है, क्या चंदर को मालूम नहीं होगा? यह कैसे हो सकता है? जब इतनी दूर बैठे हुए सुधा को मालूम हो गया कि चंदर नाखुश है, तो क्या चंदर को नहीं मालूम होगा कि सुधा का मन उदास हो गया है? जरूर मालूम होगा। सोचते सोचते वह जाने कब नींद आ गई और नींद में उसे पापा या चंदर की चिट्ठी मिली या नहीं, यह तो मालूम नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे यह सारी सृष्टि एक बिंदु से बनी है और एक बिंदु में समा गई, उसी तरह सुधा की यह भादों की घटाओं जैसी फैली हुई बेचैनी और गीली उदासी एक चंदर के ध्यान से उठी और उसी में समा गई। दूसरे दिन सुबह सुधा आंगन में बैठी हुई आलू छील रही थी और चंदर का इंतजार कर रही थी। उसी दिन रात को पापा आ गए और दूसरे दिन सुबह बुआजी और बिनती। सुधी, किसी ने इतने प्यार से पुकारा कि हवाओं में रस भर गया। अच्छा, आ गए चंदर? सुधा आलू छोड़कर उठ बैठी। क्या लाए हमारे लिए लखनऊ से? बहुत कुछ सुधा। के है सुधा? सहसा कमरे में से कोई बोला। चंदर है, सुधा ने कहा। चंदर, बुआ आ गई और कमरे से बुआजी बाहर आईं। प्रणाम बुआजी, चंदर बोला और पैर छूने के लिए झुका। हाँ हाँ हाँ, बुआजी 3 कदम पीछे हट गई। देखियो नहीं, हम पूजा की धोती पहने हैं। इके है सुधा। सुधा ने बुआ की बात का कुछ जवाब नहीं दिया। चंदर, चलो अपने कमरे में, या बुआ पूजा करेंगी। चंदर अलग हटा। बुआ ने हाथ के पंचतंत्र से वहां पानी छिड़का और जमीन फूंकने लगी। सुधा, विनती को भेज दे। बुआजी ने धूपदानी में महाराजन से कोयला लेते हुए कहा। सुधा अपने कमरे में पहुंचकर चंदर को खाट पर बिठाकर नीचे बैठ गई। अरे ऊपर बैठो। नहीं, हम यहीं ठीक हैं, कहकर वह बैठ गई और चंदर की पैंट पर पेंसिल से लकीरें खींचने लगी। अरे यह क्या कर रही हो? चंदर ने पैर उठाते हुए कहा। तो तुम इतने दिन क्यों लगाए? सुधा ने दूसरे पाइचे पर पेंसिल लगाते हुए कहा। अरे बड़ी आफत में फंस गए थे सुधा। लखनऊ से हम लोग गए बरेली, वहाँ एक उत्सव में हम लोग भी गए थे और एक मिनिस्टर भी पहुंचे। कुछ सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया, फिर तो पुलिस वालों और मजदूरों में जमकर लड़ाई हुई। वह तो कहो, एक बेचारा सोशलिस्ट लड़का था, कैलाश मिश्रा। उसने हम लोगों की जान बचाई, वरना पापा और हम दोनों ही अस्पताल में होते। अच्छा, पापा ने हमें कुछ बताया नहीं? सुधा घबराकर बोली। और बड़ी देर तक बरेली उपद्रव और कैलाश मिश्र की बातें करती रही। अरे ये बाहर गा कौन रहा है? चंदर ने सहसा पूछा। बाहर कोई गाता हुआ आ रहा था। आंचल में क्यों बांध लिया मुझे परदेसी प्यार? आंचल में क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार? और चंदर को देखते ही उस लड़की ने चौंक कर कहा। अरे, क्षण भर स्तब्ध और फिर शर्म से लाल होकर भागी बाहर। अरे भागती क्यों हो?
यही तो है चंदर, सुधा ने कहा। लड़की बाहर रुक गई और गर्दन हिलाकर इशारे से कहा, मैं नहीं आऊंगी, मुझे शर्म लगती है। अरे चलिए देखो, हम अभी पकड़ लाते हैं, बड़ी झक्की है यह। कहकर सुधा उठी, वह फिर भागी, सुधा पीछे पीछे भागी। थोड़ी देर बाद सुधा अंदर आई तो सुधा के हाथ में उस लड़की की चोटी और वह बेचारी बुरी तरह अस्त व्यस्त थी। दांत से अपने आंचल को छोड़ दबाए हुए थी, बाल की 3-4 लटें मुंह पर झुक रही थी और लाज के मारे सिमटी जा रही थी, और आंखें थी कि मुस्कुराएं या रोएं यह तय नहीं कर पा रही थी। देखो चंदर देखो, सुधा हाँफ रही थी। यही है बिनती मोटकी कहीं की, इतनी मोटी है कि दम निकल गया हमारा। सुधा बुरी तरह हाँफ रही थी। चंदर ने देखा बेचारी की बुरी हालत थी। मोटी तो बहुत नहीं थी, पर हाँ, गांव की तंदुरुस्ती थी, लाल चेहरा जिसे शर्म ने तो दूना बना दिया था। एक हाथ से वह अपनी चोटी पकड़ी थी, दूसरे से अपने कपड़े ठीक कर रही थी और दांत से आंचल पकड़े। छोड़ दो उसे, क्या है सुधा, बड़ी जंगली हो तुम, चंदर ने डांट कर कहा। जंगली हूं मैं या यह। चोटी छोड़कर सुधा बोली, यह देखो दांत काट लिया इसने। सचमुच सुधा के कंधे पर दांत के निशान बने हुए थे। चंदर इस संभावना पर बेतहाशा हंसने लगा कि इतनी बड़ी लड़की दांत काट सकती है। क्यों जी, इतनी बड़ी हो गई और दांत काटती हो? उसकी हंसी रुकी नहीं। सचमुच यह तो बड़ी मजे की बात है। बिनती है इसका नाम। क्या रे महुआ, बिनती थी क्या वह? वहाँ जो बुआ जी ने बिनती रखा नाम, वह पल्ला ठीक से उड़ चुकी थी। बोली, नमस्ते। चंदर और सुधा दोनों हंस पड़े। अब इतनी देर बाद याद आई। चंदर और भी हंसने लगा। बिनती, ए बिनती, बुआ जी की आवाज आई। बिनती ने सुधा की ओर देखा और चली गई। और कहो सुधी, चंदर बोला, क्या हाल चाल रहा यहाँ? फिर भी एक चिट्ठी भी तो नहीं लिखी तुमने, सुधा बड़ी शिकायत के स्वर में बोली। हमें रोज रुलाई आती थी और तुम्हारी वो आई थी, हमारी वो, चंदन ने चौंक कर पूछा। अरे हाँ, तुम्हारी पम्मी रानी, अच्छा वो आई थी। क्या बात हुई? कुछ नहीं, तुम्हारी तस्वीरें देख देख कर रो रही थी, सुधा ने उंगलियां नचाते हुए कहा। मेरी तस्वीरें देखकर? अच्छा, और थी कहाँ मेरी तस्वीर? अब तुम तो बहस करने लगे। हम कोई वकील हैं? तुम कोई नई बात बताओ, सुधा बोली। हम तो तुम्हें बहुत बहुत बात बताएंगे, पूरी कहानी है। इतने में बिनती आई और उसके हाथ में एक तस्तरी थी और एक ग्लास। तस्तरी में कुछ मिठाइयाँ थीं और ग्लास में शरबत। उसने लाकर तस्तरी चंदर के सामने रख दी। ना भाई, हम नहीं खाएंगे, चंदर ने इनकार किया। बिनती ने सुधा की ओर देखा। खा लो, लगे नखरा करने। लखनऊ से आ रहे हैं न, तकल्लुफ न करें तो मालूम कैसे हो, सुधा ने मुंह चढ़ाते हुए कहा। चंदर मुस्कुराकर खाने लगा। दीदी के कहने पर खाने लगे आप? बिनती ने अपने हाथ की अंगूठी की ओर देखते हुए कहा। चंदर हंस दिया, कुछ बोला नहीं। बिनती चली गई। बड़ी अच्छी लड़की मालूम पड़ती है यह, चंदर बोला। बहुत प्यारी है और पढ़ने में हमारी तरह नहीं है, बहुत तेज है। अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मास्टर साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और चंदर, अब हम खूब बातें करते हैं उनसे दुनिया भर की, और वे बस हमेशा सरे नीचे किए रहते हैं। एक दिन पढ़ते वक्त हम गरी पास में रखकर खाते गए, उन्हें मालूम ही नहीं हुआ। उनसे एक दिन कविता सुनवा दो, सुधी बोली। चंदन ने कुछ जवाब नहीं दिया और डॉक्टर साहब के कमरे में जाकर किताबें उलटने लगा। इतने में बुआ जी का तेज स्वर आया। हमें मालूम होता है कि ई मुँह झोंसी हमके ऐसी नाच नचई है,
नचई है तो हम पैदा होते गला घोंट देत। अरे राम, अक्का सिर पर उठाए हैं, कई घंटे से निर्यात निर्यात गटई फट गई। ई बोलते ही नाही जैसे सांप सूंघ गवा होए। प्रोफेसर शुक्ला के घर में वह नया सांस्कृतिक तत्व था। कितनी शालीनता और शिष्टता से वह रहते थे। कभी इस तरह की भाषा भी उनके घर में सुनने को मिलेगी, इसकी चंदर को जरा भी उम्मीद न थी। चंदर चौंक कर उधर देखने लगा। डॉक्टर शुक्ला समझ गए, कुछ लज्जित से, और मुस्कुराकर ग्लानि छिपाते हुए बोले, मेरी विधवा बहन है, कल गांव से आई है लड़की को पहुंचाने। उसके बाद कुछ पटकने का स्वर आया। उसके बाद कुछ पटकने का स्वर आया, शायद किसी बर्तन के। इतने में सुधा आई, गुस्से से लाल। सुना पापा, तुमने बुआ बिंती को मार डालेंगी। क्या हुआ आखिर? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। कुछ नहीं। बिंती ने पूजा का पंचपात्र उठाकर ठाकुर जी के सिंहासन के पीछे रख दिया। उन्हें दिखाई नहीं पड़ा तो गुस्सा बिंती पर उतार रही है। इतने में फिर उनकी आवाजाही पैदा करते वक्त बहुत अच्छा लगा रहा। पालत वक्त ते बोल गए, मर गए रहो तो आपन संतानों अपने हाथ ले जात्यो। हमारे मूड पर ई हत्या काहे डाल गऊ। ऐसी कुलंचनी है कि पैदा होते ही बाप को खाए गई। सुना पापा तुमने? चलो हम चलते हैं, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। सुधी वही रह गई। चंदर से बोली, ऐसा बुरा स्वभाव है बुआ का कि बस। बिंती ऐसी है कि इतना बर्दाश्त कर लेती है। बुआ ने ठाकुर जी का सिंहासन साफ करते हुए कहा। रोवत काहे हो? कौन तुम्हारे माई बाप को गरियावा है कि यूं आंसू ढरकाए रही हो? ई सब चोचला अपने ओ को दिखाओ जायके। 2 महीना और है, अबही से अधियानी न जाओ। अब अभद्रता सीमा पार कर चुकी थी। बिंती चले कमरे के अंदर। हटो सामने से, डॉक्टर शुक्ला ने डांट कर कहा। अब ये चरखा बंद होगा या नहीं? कुछ शर्म हया है या नहीं तुम में? बिंती सिसकते हुए अंदर गई। स्टडी रूम में देखा कि चंदर है तो उल्टे पांव लौट आई सुधी के कमरे में और फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला लौट आए। अब हम ये सब करें कि अपना काम करें? अच्छा, कल से घर में महाभारत मचा रखा है। कब जाएगी ये सुधा? कल जाएंगी पापा। अब बिंती को कभी मत भेजना इनके पास, सुधा ने गुस्से भरे स्वर में कहा। अच्छा जाओ, हमारा खाना परोसो। चंदर, तुम अपना काम यहाँ करो। यहाँ शोर ज्यादा है तो तुम लाइब्रेरी में चले जाना, आज भर की तकलीफ है। चंदन ने अपनी किताबें उठाई और उसने चलना ज्यादा ही ठीक समझा। सुधा खाना परोसने चली गई। बिंती रो रो कर और तकिए पर सिर पटक पटक कर अपनी कुंठा और दुख उतार रही थी। बुआ घंटी बजा रही थी। दबी जवान जाने क्या बकती जा रही थी। यह घंटी के भक्ति भावना भरे मधुर स्वर में सुनाई नहीं देता था। लेकिन बुआ जी दूसरे दिन गई नहीं। जब 3-4 दिन बाद चंदर गया तो देखा कि सेहन से डॉक्टर शुक्ला बैठे हुए हैं और दरवाजा पकड़कर बुआ जी खड़ी बातें कर रही हैं। लेकिन इस वक्त बुआ जी काफी गंभीर थी और किसी विषय पर मंत्रणा कर रही थीं। चंदर के पास पहुंचने पर फौरन वे चुप हो गई और चंदर की ओर सशंकित नेत्रों से देखने लगी। डॉक्टर शुक्ला बोले, आओ चंदर बैठो। चंदर बगल की कुर्सी खींचकर बैठ गया तो डॉक्टर साहब बुआ जी से बोले, हाँ हाँ बात करो। अरे ये तो घर के आदमी हैं, इनके बारे में सुधा ने नहीं बताया तुम्हें? ये चंदर है हमारे शिष्य, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा भैया बैठो। तू तो एक दिन और आयो रही, बीए में पढ़त हो सुधा के संग? नहीं बुआ जी, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। वाह, बहुत खुशी भई तो को देख के। हाँ तो सुकुल, वे अपने भाई से बोली।
फिर यही ठीक होई, बिनती का ब्याह टाल देव, और अगर ई लड़का ठीक हुई जाए तो सुधा का ब्याह आषाढ़ भर में निपटाए देव। अब अच्छा नहीं ना ही लागत ढूंढ ऐसी बिटिया, सूनी मांग लिए छर्रावा करत है। एहर ओहर बुआ बोली। हाँ ये तो ठीक है, डॉक्टर साहब बोले। मैं खुद सुधा का ब्याह अब टालना नहीं चाहता। बीए तक की शिक्षा काफी है, वरना फिर हमारी जाति में तो लड़के नहीं मिलते। लेकिन ये जो लड़का तुम बता रही हो, तो घर वाले कुछ एतराज तो नहीं करेंगे? और फिर लड़का तो हमें अच्छा लगा, लेकिन घर वाले पता नहीं कैसे हों। अरे तो घर वालों से का करे का है तो को। लड़का तो अलग है, अपने यहाँ पढ़ रहा है, और लड़की अलग रही है। न सास का डर, न ननद की धौंस। न हम पत्री मंगवाए देत हैं, मिलवाए ले। डॉक्टर शुक्ला ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। तो फिर विनती के बारे में का कहत हो? आगन तक टाल दिया जाए ना? बुआ जी ने पूछा। हाँ हाँ, डॉक्टर शुक्ला ने विचार में डूबे हुए कहा। तो फिर तुम इन जूता फिटो बड़नक्कू से कह दियो, आय के काल से हमारी छाती पर मूंग दलत है। बुआजी ने चंदर की ओर किसी को निर्देशित करते हुए कहा और चली गई। चंदर चुपचाप बैठा था, जाने क्या सोच रहा था। शायद कुछ भी नहीं सोच रहा था, मगर फिर भी अपनी विचार शून्यता में ही खोया हुआ सा था। डॉक्टर साहब शुक्ला उसकी ओर मुड़े और कहा, चंदर। तो वह एकदम से चौंक गया और जाने किस दुनिया से लौट आया। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं तो, एक फीकी हंसी हंसकर चंदर ने कहा। तो मेहनत बहुत कर रहे होगे। कितने अध्याय लिखे अपनी थीसिस के? अब मार्च खत्म हो रहा है और पूरा अप्रैल तुम्हें थीसिस टाइप करने में लगेगा। मई में हर हाल में जमा हो जानी चाहिए। जी हाँ, बड़े थके स्वर में चंदर ने कहा। 10 अध्याय हो ही गए हैं, 3 अध्याय और होने हैं, और अनुक्रमणिका बनानी है। अप्रैल के पहले सप्ताह तक खत्म हो ही जाएगा। अब सिवाय थीसिस के और क्या करना ही क्या है? एक बहुत गहरी सांस लेते हुए चंदर ने कहा और माथा थामकर बैठ गया। कुछ तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, चाय बनवा लो। लेकिन सुधा तो है नहीं, न महाराजन है, डॉक्टर साहब बोले। अरे सुधा? सुधा के नाम पर चंदर चौंक गया। हाँ, वह सुधा के ही बारे में सोच रहा था। जब बुआ जी बात कर रही थी, क्या सोच रहा था? देखा, उसने याद करने की कोशिश की, पर कुछ याद ही नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या सोच रहा था, पता नहीं था। कुछ सुधा के ब्याह की बात हो रही थी शायद। क्या बात हो रही थी? कहाँ गई है सुधा? चंद्र ने पूछा। आज शायद साबिर साहब के यहाँ गई है। उनकी लड़की उनके साथ पढ़ती है ना, वहीं गई है बिनती के साथ। अब इम्तिहान को कितने दिन रह गए हैं, अभी घूमना बंद नहीं हुआ उनका? नहीं, दिन भर पढ़ने के बाद उठी थी। उसके भी सिर में दर्द था, चली गई घूम फिरने। लेने दो बेचारी को, अब तो जा ही रही है, डॉक्टर शुक्ला बोले, एक हंसी के साथ जिसमें आंसू झलक पड़ती थी। कहाँ तय हो रही है सुधा की शादी? बरेली में। अब उसकी बुआ ने बताया है, जन्मपत्री दी है, मिलवा लो। फिर तुम जरा सा बातें देख लेना, जरा सब देख लेना। तुम तो थीसिस में व्यस्त रहोगे, मैं जाकर लड़का देख आऊंगा। फिर मई के बाद जुलाई तक सुधा का ब्याह कर देंगे। तुम्हें डॉक्टर मिल जाए और यूनिवर्सिटी के में जगह मिल जाए, डॉक्टरेट मिल जाए और यूनिवर्सिटी में जगह मिल जाए, बस हम तो लड़का लड़की दोनों से फारिग। डॉक्टर शुक्ला बहुत अजब से स्वर में बोले। चंदर चुप रहा। बिनती को देखा तुमने? थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने पूछा। हाँ वही ना, जिनको डांट रही थी ये उस दिन? हाँ वही। उसके ससुर आए हुए हैं, उनसे कहना कि अब शादी आंगन फूस के लिए टाल दें। पहले सुधा की हो जाए, वह बड़ी है, और हम चाहते हैं कि बिनती तब तक विदुषी का दूसरा खंड भी दिला ले। आओ
उनसे बात कर लें अभी। डॉक्टर शुक्ला उठे, चंद्र भी उठा और उसने अंदर जाकर बिनती के ससुर के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। वे एक पलंग पर बैठे थे, लेकिन वह अभागा पलंग उनके आदर के लिए न काफी था। वे चित्त पड़े थे और सांस लेते थे तो पुराणों को की उस कथा का प्रदर्शन हो जाता कि धीरे धीरे पृथ्वी का गोला बाराह के मुंह पर कैसे ऊपर उठा होगा। सिर पर छोटे छोटे बाल और कमर में एक अंगोछे के अलावा सारा शरीर दिगंबर। सुबह शायद गंगा नहाकर आए थे, क्योंकि पेट तक में चंदन रोली लगी हुई थी। डॉक्टर शुक्ला जाकर बगल में कुर्सी पर बैठ गए। कहिए दुबे जी, कुछ जलपान किया आपने? पलंग चरमराया। उस विशाल मांसपिंड की एक बूढ़ोल आया और दुबे जी जलपान की याद करके गदगद होकर हंसने लगे। एक थलथलाहट हुई और कमरे की दीवारें गिरते गिरते बचीं। दुबे जी ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन असफल होकर लेटे ही लेटे कहा, हो सब आपकी कृपा है। खूब छक्के मिष्ठान पाया। अब जरा शरबत उर्वत कुछ मिलई तो जो कुछ पेट में जलन है सो शांत होए। उन्होंने पेट पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा, अरे भाई जरा शरबत बना दे। डॉक्टर शुक्ला ने दरवाजे की ओर से खड़ी हुई बुआ जी से कहा। बुआ जी की आवाज सुनाई पड़ी, बाप रे, ई ढाई मन की लहाश, कम से कम मशक भर के शरबत तो उलीच ले। चंदर को हंसी आ गई। डॉक्टर शुक्ला मुस्कुराने लगे, लेकिन दुबे जी के दिव्य मुखमंडल पर कोई क्षोभ या उल्लास की रेखा तक नहीं आई। चंदर मन ही मन सोचने लगा, प्राचीन काल में ब्रह्मानंद सिद्ध महात्मा ऐसे ही होते होंगे। बुआ एक गिलास में शरबत ले आई। दुबे जी कांख कर उठे और एक सांस में शरबत गले से नीचे उतारकर गिलास नीचे रख दिया। दुबे जी, एक प्रार्थना है आपसे। डॉक्टर शुक्ला ने हाथ जोड़कर बड़े विनती स्वर में कहा। नहीं नहीं, बात काट कर दुबे जी बोले, बस अब हम कुछ न खावें। आप बहुत सत्कार किए, हम यही से छक गए। आपके देख के तो हमें बड़ी प्रसन्नता भई। आप सचमुच दिव्य पुरुष होई। और फिर आप तो लड़की के मामा हो, और ब्याह शादी जो है सो मामा का पक्ष देखा जाता है। ये तो भगवान ऐसा जोड़ मिलाइन कि वर पक्ष और कन्या पक्ष दुइन के मामा बड़े ज्ञानी हैं। आप हैं तो कॉलेज के प्रोफेसर, और हमारा सार लड़का के मामा जॉन है तो डाकघर में मुंशी है। डाकघर में मुंशी है। आपकी कृपा से, दुबेजी ने गर्व से कहा। चंदर मुस्कुराने लगा। अरे सो तो आपकी नम्रता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि गर्मियों में अगर ब्याह न रखकर जाड़े में रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तब तक आपके सत्कार की हम कुछ तैयारी भी कर लेंगे। शुक्ला बोले। दुबे जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वे बड़े अचरज में भरकर उनकी ओर देखने लगे, लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद अंत में वे इस शर्त पर राजी हुए कि आगन तक हर तीज त्योहार पर लड़के के लिए कुर्ता धोती का कपड़ा और 11-12 रुपए नजराना जाएगा। आगन में अगर ब्याह हो रहा है तो सास ननद जेठानी की गर्म साड़ी जाएगी, और जब जब दुबेजी गंगा नहाने प्रयागराज आएंगे तो उनका रोजना एक थाल कपड़े और एक स्वर्ण मंडित जौ से होगा। जब डॉक्टर शुक्ला ने यह स्वीकार कर लिया तो दुबेजी ने उठकर अपना झालमा झोला कुर्ता गले में अटकाया और अपनी गठरी हाथ में उठाकर बोले, अच्छा तो अब आज्ञा देव, हम चली अब, और ये रुपया लड़की को दे दियो, अब बात की है। और अपनी टेंट से उन्होंने एक मुड़ाया तेल लगा हुआ 5 रुपए का नोट निकाला और डॉक्टर साहब को दे दिया। चंदर, एक तांगा कर दो दुबेजी को। अच्छा आओ हम भी चलें। अब ये लोग लौटे तो बुआजी एक थैली से कुछ धर निकाल रही थी। डॉक्टर शुक्ला ने नोट बुआजी को देते हुए कहा, लो ये दे गए तुम्हारे समधी जी लड़की को। 5 का नोट
तो बुआ जी सुलग उठी। न गहना न गुड़िया, ब्याह पक्का कर गए ये कागज के टुकड़े से। अपना आप तो सोना और रुपया और कपड़ा सब लीलई को तैयार और देत के दाई पेट पिरात हैं, जूता पिटौका। अरे राम चाहे तो जमदूत ई लहास की बोटी बोटी करके राम जी के कुत्तन को खिलाई। चंदर हंसी के मारे पागल हो गया। बुआजी ने थैली का मुंह बांधकर और बोली, अबहिन तक बिनती का पता नहीं और उन तुर्कन मलेच्छन के हिया कुछ खा पी लिहिस तो फिर हमारे हिया गुजारा नहीं न ओका। बड़ी आजाद हुई गई है सुधा की सह पाई के। आवई देव आज हम भद्र उतारित ही। डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में चले गए। चंदर को प्यास लगी थी। उसने बुआ जी से एक गिलास पानी मांगा। बुआ ने एक गिलास पानी दिया और बोली, बैठ के पियो बेटा, बैठ के। कुछ खाए का दे? नहीं बुआ जी। बुआ बैठकर हंसिया से कटहल छीलने लगी और चंदर पानी पीता हुआ सोचने लगा, बुआ जी सभी से इतनी मीठी बात करती हैं तो आखिर बिनती से इतनी कटु क्यों हैं? इतने में अंदर चप्पलों की आहट सुनाई पड़ी। चंदर ने देखा सुधा और बिनती आ गई थीं। सुधा अपनी चप्पल उतारकर अपने कमरे में चली गई और बिनती आंगन में आई। बुआ के पास आकर बोली, लाओ हम तरकारी काट दें। चल हट ओहर, पलीहे नहाव जाए के। कुछ आए तो नहीं रहो, इतनी देर कहाँ घूमती रहो। हम खूब अच्छी तरह जाने थी तू हमार नाक कटाइन के रहो। पतुरियन के ढंग सीखे हैं। बिनती चुप, एक तीखी वेदना का भाव उसके मुंह पर आया। उसने आंखें झुका ली, रोई नहीं पर चुपचाप सिर झुकाकर सुधा के कमरे में चली गई। चंदर क्षण भर खड़ा रहा, फिर सुधा के पास गया। सुधा के कमरे में अकेले बिनती खाट पर पड़ी थी, औंधे मुंह, तकिया में मुंह छिपाए। चंदर को जाने कैसा लगा। उसके मन में बेहद तरस आ रहा था इस बेचारी लड़की के लिए जिसके पिता हैं ही नहीं और जिसे प्रताड़ना के सिवा कुछ नहीं मिला। चंदर को बहुत ही ममता लग रही थी इस अभागन के लिए। वह सोचने लगा कितना अंतर है दोनों बहनों में। एक बचपन से ही कितने असीम दुलार, वैभव और स्नेह से पली है और दूसरी प्रताड़ना और कितने अपमान से पली है, और वह भी अपनी ही सगी माँ से जो दुनिया भर के प्रति स्नेही है। और अपनी लड़की को छोड़कर वह कुर्सी पर बैठकर चुपचाप यही सोचने लगा, लब आगे ही इस बेचारी को क्या सुख मिलेगा। ससुराल कैसी है यह तो ससुर को देखकर ही मालूम पड़ता है। इतने में सुधा कपड़े बदलकर हाथ में किताब लिए उससे पढ़ती हुई उसी में डूबी हुई आई और खाट पर बैठ गई। अरे बिनती कैसे पड़ी हो? अच्छा तुम हो चंदर। बिनती उठो, उसने बिनती को पीठ पर हाथ रखकर कहा। बिनती जो अभी तक निश्चेष्ट पड़ी थी, सुधा के ममता भरे स्पर्श पर फूट फूट कर रो पड़ी। तो सुधा ने चंदर से कहा, क्या हुआ बिनती रानी को? और बिनती भी जोरों से सिसकियां भरने लगी। तो सुधा ने चंदर से कहा, कुछ तुमने कहा होगा। 14 दिन बाद आए और आते ही लगे रुलाने उसे। कुछ कहा होगा तुमने, समझ गए। घूमने के लिए उसे भी डांटा होगा। हम साफ साफ बताए देते हैं चंदर, हम तुम्हारी डांट सह लेते हैं, इसके मतलब ये नहीं कि सब तुम्हारी डांट सहें। इस बेचारी पर भी रौब झाड़ने लगे। इससे कभी कुछ कहा तो अच्छी बात नहीं होगी। तुम्हारे दिमाग का कोई पुर्जा ढीला हो गया है क्या? मैं क्यों कहूँगा बिनती को कुछ? बस फिर यही बात तुम्हारी बुरी लगती है। सुधा बिगड़कर बोली, क्यों नहीं कहोगे बिनती को कुछ? जब हमें कहते हो तो उसे क्यों नहीं कहोगे? हम तुम्हारे अपने हैं तो क्या वो तुम्हारी अपनी नहीं है? चंदर हंस पड़ा। सो क्यों नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ ना ऐसे निभा ना वैसे निभा। ये सब कुछ हम नहीं
जानते क्यों रो रही है यह? सुधा बोली धमकी के स्वर में। बुआ जी ने कुछ कहा था, चंदर बोला। अरे तो उसके लिए क्या रोना? इतना समझाया तुझे कि उनकी आदत है। हंसकर टाल दिया कर। उठ, चल उठ। हंसती है कि गुदगुदाऊं? सुधा ने गुदगुदाते हुए कहा। बिंती ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और फिर सिसकियां भरने लगी। नहीं मानेगी तू? सुधा बोली। अभी ठीक करती हूँ तुझे मैं। चंदर, पकड़ो तो इसका हाथ। चंदर चुप रहा, नहीं उठे। उठो, तुम इसका हाथ पकड़ लो, हम अभी इसे हंसाते हैं। सुधा ने चंदर का हाथ पकड़कर बिंती की ओर बढ़ाते हुए कहा। चंदर ने अपना हाथ खींच लिया और बोला, वह तो रो रही है और तुम बजाय समझाने के उसे परेशान कर रही हो। अरे जानते हो क्यों रो रही है? अभी इसके ससुर आए थे तो बहुत मोटे थे, तो ये सोच रही है कि वो भी मोटे हों। सुधा ने फिर उसकी गर्दन गुदगुदाकर कहा। बिंती हंस पड़ी। सुधा उछल पड़ी। लो, ये तो हंस पड़ी, अब रोगी? अब फिर सुधा ने गुदगुदाना शुरू किया। बिंती पहले तो हंसी से लौट गई, फिर पल्ला संभालते हुए बोली, छी दीदी, वो बैठे हैं कि नहीं? और उठकर बाहर जाने लगी। कहाँ चली? सुधा ने पूछा। जा रही हूँ नहाने। बिंदी पल्लू से सिर ढकते हुए चल दी। क्यों, मैंने तेरा बदन छू लिया इसलिए? सुधा हंसकर बोली। ए चंदर, वो गेसू का छोटा भाई है ना, हशरत, मैंने उसे छू लिया तो फौरन उसने जाकर अपना मुंह साबुन से धोया और अम्मी जान से बोला मेरा मुंह झूठा हो गया। और आज हमने गेसू के अख्तर मियाँ को देखा, बड़े मजे के हैं। मैं तो गेसू से बात करती रही, लेकिन बिंती और फूल ने बहुत छेड़ा उन्हें, बेचारे घबरा गए। फूल बहुत चुलबुली है और बड़ी नाजुक, बड़ी बोलने वाली है, और बिंती और फूल का खूब जोड़ मिला। दोनों खूब गाती हैं। बिंती गाती भी है। चंदर ने पूछा। हमने तो रोते ही देखा है। अरे बहुत अच्छा गाती है, इसने एक गांव का गाना बहुत अच्छा गाया था, और देखें वह सब बताने में हम तुम पर गुस्सा होना तो भूल ही गए। कहाँ रहे 4 रोज? बोलो, बताओ जल्दी से। व्यस्त थे सुधा, अब थीसिस 3 हिस्सा लिख गई। इधर हम लगातार 5 घंटे से बैठकर लिखते थे। चंदर बोला। 5 घंटे? सुधा बोली। दूध आजकल पीते हो कि नहीं? हाँ हाँ, गाय खरीद ली है। चंदर बोला। नहीं, मजाक नहीं, कुछ खाते पीते रहना, कहीं तबीयत खराब हुई तो। अब हमारा इम्तिहान है, पढ़े पढ़े मक्खी मारोगे और हम देखने भी नहीं आ सकेंगे। अब कितना कोर्स बाकी है तुम्हारा? कोर्स तो खत्म था हमारा, कुछ कठिनाइयाँ थी सो पिछले 2-3 हफ्तों में मास्टर साहब ने बता दी थी। अब दोहराना है, लेकिन बिनती का इम्तिहान मई में है, उसे भी तो पढ़ाना है। अच्छा, अब चले हम? अरे बैठो, फिर जाने कई दिन बाद आओगे। आज बुआ तो चली जाएंगी, फिर कल से यहीं पढ़ो ना। तुमने बिनती के ससुर को देखा था? हाँ, देखा था। चंदर उनकी रूपरेखा याद करके हंस पड़ा। बाप रे, पूरे टैंक थे वे तो। बिनती की ननद से तुम्हारा ब्याह करवा दें? करोगे? सुधा बोली। लड़की इतनी ही मोटी है, उसे कभी डांट लेना तो देखेंगे तुम्हारी हिम्मत। ब्याह? एकदम से चंदर को याद आ गया। अभी बुआ ने बात की थी कि सुधा के ब्याह की, तब उसे कैसा लगा था। उसका दिमाग घूम गया था। लगा जैसे एक असहनीय दर्द था या क्या था जो उसकी नस नस को तोड़ गया एकदम। क्या हुआ चंदर? अरे चुप क्यों हो गए? डर गए मोटी लड़की के नाम से? सुधा ने चंदर का कंधा पकड़कर झकझोरते हुए कहा। चंदर एक फीकी हंसी हंसकर रह गया और चुपचाप सुधा की ओर देखने लगा। सुधा चंदर की निगाह से सहम गई। चंदर की निगाह में जाने क्या था, एक अजब सा पथराया सूनापन, एक जाने किस दर्द की अमंगल छाया, एक जाने किस पीड़ा की मूक आवाज।
एक जाने कैसी पिघलती हुई सी उदासी, और वह भी गहरी, जाने कितनी गहरी। और चंदर भी एक टक देखता जा रहा था, एक टक अपलक। सुधा को जाने कैसा लगा, ये अपना चंदर तो नहीं, ये अपने चंदर की निगाह तो नहीं। चंदर तो ऐसी निगाह से इस तरह अपलक तो सुधा को कभी नहीं देखता था। नहीं, यह चंदर की निगाह तो नहीं। इस निगाह में न शरारत है, न डांट है, न दुलार, न करुणा। इसमें कुछ ऐसा है जिससे सुधा बिल्कुल अपरिचित है, जो आज चंदर में पहली बार दिखाई पड़ रहा है। सुधा को जैसे डर लगने लगा, जैसे वह कांप उठी। नहीं, यह कोई दूसरा चंदर है जो उसे इस तरह देख रहा है, या कोई अपरिचित है, कोई अजनबी, कोई दूसरे देश का कोई व्यक्ति जो सुधा को चंदर चंदर तुम्हें क्या हो गया। सुधा की आवाज मारे डर के कांप रही थी, उसका मुंह पीला पड़ गया, उसकी सांस बैठने लगी थी। चंदर। और जब उसका कुछ बस न चला तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। हाथों पर एक गरम गरम बूंद आकर पड़ते ही चंदर चौंक गया। अरे सुधी, रो मत। नहीं पगली, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, एक गिलास पानी तो ले आओ। सुधा अब भी कांप रही थी। चंदर की आवाज में अभी भी मुलायमित नहीं आ पाई थी। वह पानी लाने के लिए उठी। नहीं, तुम कहीं जाओ मत, तुम बैठो यहीं। उसने उसकी हथेली अपने माथे पर रखकर जोर से अपने हाथों में दबा ली और कहा, सुधा। क्यों चंदर? कुछ नहीं। चंदर ने आवाज दी, लेकिन लगता था कि वह आवाज चंदर की नहीं थी, न जाने कहां से आ रही थी। क्या सिर दर्द है? विनती, एक गिलास पानी लाओ जल्दी से। सुधा ने आवाज दी। चंदर जैसे पहले सा हो गया। अरे अभी मुझे क्या हो गया था? तुम क्या बता रही थी सुधा? पता नहीं तुम्हें अभी क्या हो गया था, सुधा ने घबराई हुई गौरैया की तरह सहम कर कहा। चंदर स्वस्थ हो गया? कुछ नहीं सुधा, मैं ठीक हूँ, मैं तो यूं ही तुम्हें परेशान करने के लिए चुप था, उसने हंसकर कहा। हाँ चलो रहने दो, तुम्हारे सिर में दर्द है जरूर से, सुधा बोली। बिनती पानी लेकर आई, लो पानी पियो। नहीं, हमने कुछ नहीं चाहिए, चंदर बोला। बिनती जरा पेन बाम ले आओ। सुधा ने गिलास जबरदस्ती से उसके मुंह से लगाते हुए कहा। बिनती पेन बाम ले आई। बिनती तू जरा लगा दे इनके। अरे खड़ी क्यों है? कुर्सी के पीछे खड़ी होकर माथे पर जरा हल्की उंगली से लगा दे। बिनती आज्ञाकारी लड़की की तरह आगे बढ़ी, लेकिन फिर हिचक गई। किसी अजनबी लड़के के माथे पर कैसे पेन बाम लगा दे? चलती है या अभी काट के गाड़ देंगे यहीं? मोटकी कहीं की, खा खाकर मुटानी है जैसे, जरा सा काम नहीं होता। बिनती ने हार कर पेन बाम लगाया। चंदर ने उसका हाथ हटा दिया तो सुधा ने बिनती के हाथ से पेन बाम लेकर कहा, आओ हम लगा दें। बिनती पेन बाम देकर चली गई तो चंदर बोला, अब बताओ क्या बात कर रही थी? हाँ, बिनती के ब्याह की। ये उनके ससुर तो बहुत ही भद्दे मालूम पड़ रहे थे। क्या देखकर ब्याह कर रही हो तुम लोग? पता नहीं क्या देखकर ब्याह कर रही हैं बुआ। असल में बुआ पता नहीं क्यों बिनती से इतना चिढ़ती हैं। वह तो चाहती हैं कि किसी तरह से बोझ चले सिर से। लेकिन चंदर, यह बिनती बड़ी खुश है, या तो चाहती है कि किसी तरह जल्द से ब्याह हो। सुधा मुस्कुराती हुई बोली। अच्छा, यह खुद ब्याह करना चाहती है? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। और क्या, अपने ससुर की खूब सेवा कर रही थी सुबह, बल्कि पापा तो कह रहे थे कि अब यह बीए कर ले तब ब्याह करें। हमसे पापा ने कहा इससे पूछने को। हमने पूछा तो कहने लगी बीए करके भी वही करना होगा, तो बेकार टालने से क्या फायदा। फिर पापा हमसे बोले कि कुछ वजहों से आंगन में ब्याह होगा, तो बड़े ताज्जुब से बोली, आंगन में?
सुधी, तुम जानती हो आंगन में उसका ब्याह क्यों टल रहा है? पहले तुम्हारा ब्याह होगा। चंदर हंसकर बोला। वह पूर्णतया शांत था और उसके स्वर में कम से कम बाहर शिवा चौहल के और कुछ भी न था। मेरा ब्याह, मेरा ब्याह, आंखें फाड़कर, मुंह फैलाकर, हाथ नचाकर, कौतूहल भरे आश्चर्य से सुधा ने कहा, और फिर हंस पड़ी। खूब हंसी। कौन करेगा मेरा ब्याह? बुआ, पापा पापा करने ही नहीं देंगे। हमारे बिना पापा का काम नहीं चलेगा। और बाबू साहब, तुम किस पर आकर रंग जमाओगे? ब्याह मेरा। सुधा ने मुंह बिचकाकर उपेक्षा से कहा। नहीं सुधा, मैं गंभीरता से कह रहा हूं। 3-4 महीने के अंदर तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। चंदर उसे विश्वास दिलाते हुए बोला। अरे जाओ, सुधा ने हंसते हुए कहा। ऐसे हम तुम्हारे बनाने में आ जाएं तो हो चुका। अच्छा, जाने दो। तुम्हारे पास कोई पोस्ट कार्ड है? लाओ जरा, इस कॉमरेड को एक चिट्ठी तो लिख दे। चंदर बात बदलकर बोला। पता नहीं क्यों इस विषय की बात के चलने से उसे कैसा लगता था। कौन कॉमरेड? सुधा ने पूछा। तुम भी कम्युनिस्ट हो गए क्या? नहीं जी, वो बरेली का सोशलिस्ट लड़का कैलाश, जिसने झगड़े से हम लोगों की जान बचाई थी। हमने तुम्हें बताया नहीं था सब किस्सा उस झगड़े का, जब हम और पापा बाहर गए थे। हाँ हाँ, बताया था। उसे जरूर खत लिख दो, सुधा ने पोस्ट कार्ड देते हुए कहा। तुम्हें पता मालूम है, चंदर जब पोस्ट कार्ड लिख रहा था तो सुधा ने कहा, सुनो, उसे लिख देना कि पापा की जान बचाने की एवज में आपकी बहुत कृपा है, और कभी अगर हो सके तो आप इलाहाबाद जरूर आएं। लिख दिया? हाँ, चंदर ने पोस्ट कार्ड जेब में रखते हुए कहा। चंदर, हम भी सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर होंगे, सुधा ने मचलते हुए कहा। चलो, अब तुम्हें नई सनक सवार हुई। तुम क्या समझ रही हो सोशलिस्ट पार्टी को? राजनीतिक पार्टी है वह। यह मत करना कि सोशलिस्ट पार्टी में जाओ और लौट कर आओ तो पापा से कहो। अरे हम तो समझे पार्टी है, वहाँ चाय पानी मिलेगा, वहाँ तो सब लोग लेक्चर देते हैं। धत, हम कोई बेवकूफ़ हैं क्या? सुधा ने बिगड़ कर कहा। नहीं, सो तो तुम बुद्धि सागर हो, लेकिन लड़कियों की राजनीतिक बुद्धि कुछ ऐसी ही होती है, चंदर बोला। अच्छा रहने दो, लड़कियां ना हो तो काम ही ना चले, सुधा ने कहा। अच्छा सुधा, आज कुछ रुपए दोगी? हमारे पैसे खत्म हैं और सिनेमा देखना है जरा, चंदर ने बहुत दुलार से कहा। हाँ हाँ, जरूर देंगे तुम्हें, मतलबी कहीं के। सुधा बोली। अभी अभी तुम लड़कियों की बुराई कर रहे थे ना? तो तुम और लड़कियों में से थोड़े ही हो। तुम तो हमारी सुधा हो, सुधा महान। सुधा पिघल गई। अच्छा, कितने लोगे? अपनी पॉकेट में से 5 रुपए का नोट निकालकर बोली, इससे काम चल जाएगा। हाँ हाँ, जरा सोच रहे हैं पम्मी के यहाँ जाएं तब सेकंड शो जाए। पम्मी रानी के यहाँ जाओगे, समझ गए तुम। तभी तुमने चाचा जी से ब्याह करने से इनकार कर दिया, लेकिन पम्मी तुमसे 3 साल बड़ी है। लोग क्या कहेंगे? सुधा ने छेड़ा। तो क्या हुआ जी, सब यूं ही चलता है, चंदर हंसकर टाल गया। तो फिर खाना यहीं खाएं जाओ और कार लेते जाओ, सुधा ने कहा। मंगाओ, चंदर ने पलंग पर पैर फैलाते हुए कहा। खाना आ गया है। और जब तक चंदर खाता रहा, सुधा सामने बैठी रही और बिनती दौड़ दौड़ कर पुड़ियाँ लाती रही। जब चंदर पम्मी के बंगले पर पहुंचा तो शाम होने में देर नहीं थी, लेकिन अभी फर्स्ट शो शुरू होने में देरी थी। पम्मी गुलाबों के बीच में टहल रही थी और बर्टी एक अच्छा सा सूट पहने लॉन पर बैठा था और घुटनों पर ठुड्डी रखे कुछ सोच विचार में पड़ा था।
बर्टी के चेहरे पर का पीलापन भी कुछ कम था, वह देखने में इतना भयंकर नहीं मालूम पड़ता था, लेकिन उसकी आंखों का पागलपन अभी वैसा ही था। और खूबसूरत सूट पहनने पर भी उसका हाल यह था कि एक कॉलर अंदर था और एक बाहर। पम्मी ने चंदर को आते देखा तो खिल गई। हेलो कपूर, क्या हाल है? पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरा मन कह रहा था कि आज मेरे मित्र जरूर आएंगे, और शाम के वक्त तो तुम इतने अच्छे लगते हो जैसे जगमगाता सितारा, जिसे देखकर कीट्स ने अपनी आखिरी सोनेट लिखी थी। पम्मी ने एक गुलाब तोड़कर और चंदर के कोट के बटन होल में लगा दिया। चंदर ने बड़े भय से बर्टी की ओर देखा कि कहीं गुलाब तोड़ने पर वह फिर चंदर की गर्दन पर सवार न हो जाए, लेकिन बर्टी कुछ बोला नहीं। बर्टी ने सिर्फ हाथ उठाकर अभिवादन किया और फिर बैठकर सोचने लगा। पम्मी ने कहा, आओ अंदर चलें, और चंदर और पम्मी दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। चंदर ने कहा, मैं तो डर गया था कि तुमने गुलाब तोड़कर मुझे दिया तो कहीं बर्टी नाराज न हो जाए, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। पम्मी मुस्कुराई। हाँ, अब वह कुछ कहता नहीं, और पता नहीं क्यों गुलाब से उसकी तबीयत भी इधर हट गई। अब वह उतनी परवाह नहीं करता। क्यों? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। पता नहीं क्यों। मेरी तो समझ में यह नहीं आता कि उसका जितना विश्वास अपनी पत्नी पर था, वह इधर धीरे धीरे हट गया, और इधर वह विश्वास करने लगा कि सचमुच वह सर्जेंट को प्यार करती थी। इसलिए उसने फूलों को प्यार करना छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन यह हुआ कैसे? उसने तो अपने मन में इतना गहरा विश्वास जमा रखा था कि मैं समझता था कि मरते दम तक उसका पागलपन न छूटेगा। नहीं, बात यह हुई कि तुम्हारे जाने के 2-3 दिन बाद मैंने एक दिन सोचा कि मान लिया जाए अगर मेरे और बर्टी के विचार में मतभेद है, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसके गुलाब चुराकर उसे मानसिक पीड़ा पहुंचाऊं और उसका पागलपन और बढ़ाऊं। बुद्धि और तर्क के अलावा भावना और सहानुभूति का भी एक महत्व मुझे लगा, और मैंने फूल चुराना छोड़ दिया। 2-3 दिन बाद बेहद खुश, और मुझे भी बड़ा संतोष हुआ कि लो अब बर्टी शायद ठीक हो जाए। लेकिन तीसरे दिन सहसा उसने अपना खुरफा फेंक दिया, कई गुलाब के पौधे उखाड़कर फेंक दिए, और मुझसे बोला, अब तो कोई फूल भी नहीं चुराता। अब भी वह इन फूलों में नहीं मिली। वह जरूर के साथ जाती है। वह मुझसे प्यार नहीं करती, हरगिज नहीं करती। और वह रोने लगा। बस उसी दिन से वह गुलाब के पास नहीं जाता, और आजकल बहुत अच्छे अच्छे सूट पहनकर घूमता है। कहता है, क्या मैं सर्जेंट से कम सुंदर हूँ? और इधर वह बिल्कुल पागल हो गया है, पता नहीं किससे अपना आप लड़ता रहता है। चंदन ने ताज्जुब से सिर हिलाया। हाँ, मुझे बड़ा दुख हुआ। पम्मी बोली, मैंने तो हमदर्दी की के फूल चुराने बंद कर दिए, और उसका नतीजा यह हुआ। पता नहीं क्यों कपूर, मुझे लगता है कि हमदर्दी करना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। आदमी से हमदर्दी कभी नहीं करनी चाहिए। चंदर ने सहसा अपनी घड़ी देखी। क्यों, अभी तुम नहीं जा सकते? बैठो और बातें सुनो, इसलिए मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है। आज 2-3 साल हो गए मैंने किसी से बात नहीं की, और तुमसे इसीलिए मैंने मित्रता की कि मैं बातें करूंगी। चंदर हंसा। आप मेरा अच्छा उपयोग ढूंढ निकाला। आपने मेरा अच्छा उपयोग ढूंढ निकाला। नहीं, उपयोग नहीं कपूर, तुम मुझे गलत न समझना। जिंदगी में मुझे इतनी बातें बताई हैं, और यह किताबें जो मैं इधर पढ़ने लगी हूँ, इन्होंने मुझे इतनी बातें बताई कि मैं चाहती हूँ कि उन पर बातचीत करके अपने मन का बोझ हल्का कर लूँ, और तुम्हें बैठकर सुननी होंगी सभी बातें। हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन किताबें पढ़नी कब से शुरू कर दी तुमने? चंदर ने ताज्जुब से पूछा।
अभी उस दिन मैं डॉक्टर शुक्ला के यहाँ गई, उनकी लड़की से मालूम हुआ कि तुम्हें कविता पसंद है। मैंने सोचा उसी पर बातें करूं और मैंने कविताएं पढ़ना शुरू कर दी। अच्छा तो देखता हूँ कि 2-3 हफ्ते में भाई और बहन दोनों में कुछ परिवर्तन आ गए। पम्मी कुछ बोली नहीं, हंस दी। मैं सोचता हूँ पम्मी की आज सिनेमा देखने जाऊं। कार है साथ में, अपनी 15 मिनट बाकी हैं, चाहो तो चलो। सिनेमा आज 4 साल से मैं नहीं गई हूँ सिनेमा। हॉजी बॉल डांस सभी जगह जाना बंद कर दिया है मैंने। मेरा दम घुटेगा हॉल के अंदर, लेकिन चलो देखें। आज भी कितने ही लोग वैसे ही खुशी से सिनेमा देखते होंगे। एक गहरी सांस लेकर पम्मी बोली, बटी को ले चलोगे? हाँ हाँ तो चलो, उठो फिर देर हो जाएगी, चंदन ने घड़ी देखते हुए कहा। पम्मी फौरन अंदर के कमरे में बैठ गई और एक जॉर्जेट का हल्का भूरा गाउन पहनकर आई। इस रंग से वह जैसे निखर आई। चंदन ने उसकी ओर देखा तो वह लजा गई और बोली, इस तरह से मत देखो, मैं जानती हूँ यह मेरा सबसे अच्छा गाउन है, इसमें कुछ अच्छी लगती होंगी, चलो। और आकर उसने बेतकल्लुफी से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। दोनों बाहर आए तो बर्टी लॉन पर घूम रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन बड़ी शान से सीना ताने। बर्टी, आज मिस्टर कपूर मुझे सिनेमा दिखाने जा रहे हैं, तुम भी चलोगे? बर्टी ने सिर हिलाया, जोर से कहा, सिनेमा जाऊंगा, कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। तुमने मुझे क्या समझा है, मैं सिनेमा जाऊंगा? धीरे धीरे उसका स्वर मंद पड़ गया। अगर सिनेमा में वह सर्जेंट के साथ मिल गई तो मैं उसका गला घोंट दूंगा। अपने गले को दबाते हुए बर्टी बोला, और इतनी जोर से दबा दिया अपना गला कि आंखें लाल हो गई और खांसने लगा। खांसी बंद हुई तो बोला, वह मुझे प्यार नहीं करती, वह सर्जेंट को प्यार करती है, वह उसी के साथ घूमती है। अगर वह मिल जाएगी सिनेमा में तो मैं उसकी हत्या कर डालूंगा, तो पुलिस आएगी और खेल खत्म हो जाएगा। तुम जानते हो मिस्टर कपूर, मैं उससे कितना नफरत करता हूँ। और लेकिन नहीं, कौन जानता है मैं नफरत करता हूँ, और वह मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं पागल हूँ, उफ। और वह सिर थामकर बैठ गया। पम्मी ने चंदर का हाथ पकड़कर कहा, चलो यहाँ रहने दो, उसका दिमाग और खराब होगा, आओ। दोनों जाकर कार में बैठे। चंदर खुद ही ड्राइव कर रहा था। पम्मी बोली, बहुत दिन से मैंने कार नहीं ड्राइव की, लाओ आज ड्राइव करूं। पम्मी ने स्टीयरिंग अपने हाथ में ले ली। चंदर इधर बैठ गया। थोड़ी देर में कार रिजेंट के सामने जा पहुंची। चित्र था सैलामी हवेयर सी डांस्ड, सैलामी जहां वह नाची थी। चंदर ने टिकट लिया और दोनों ऊपर बैठ गए। अभी न्यू रील चल रही थी। सहसा पम्मी ने कहा, कपूर, सैलामी की कहानी मालूम है न? क्या यह कोई उपन्यास है? चंदर ने पूछा। नहीं, यह बाइबल की एक कहानी है। असल में एक राजा था हेराद, उसने अपने भाई को मारकर उसकी पत्नी से अपनी शादी कर ली थी। उसकी भतीजी थी सैलामी, जो बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छा नाचती थी। हेराद उस पर मुग्ध हो गया, लेकिन सैलामी एक पैगंबर पर मुग्ध थी। पैगंबर ने सैलामी के प्रणय को ठुकरा दिया। एक बार हेराद ने सैलामी से कहा कि यदि तुम नाचो तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। सैलामी नाची और पुरस्कार में उसने अपना अपमान करने वाले पैगंबर का सिर मांगा। हेराद वचनबद्ध था, उसने पैगंबर का सिर तो दे दिया, लेकिन बाद में इस भय से कि कहीं राज्य पर कोई आपत्ति न आए, उसने सैलामी को मरवा डाला। चंदर को यह कहानी बहुत अच्छी लगी। तब तो चित्र बहुत ही अच्छा होगा, उसने सोचा। सुधा की परीक्षा है, वरना सुधा को भी दिखा लेता। लेकिन क्या नैतिकता है इस पाश्चात्य देशों की कि अपनी भतीजी का पर ही हेराद मुग्ध हो गया। उसने कहा पम्मी से, लेकिन हेराद अपनी भतीजी पर ही मुग्ध हो गया तो क्या हुआ? यह तो सेक्स है मिस्टर कपूर। सेक्स कितनी भयंकर शक्तिशाली भावना है।
यह भी शायद तुम नहीं समझते। अभी तुम्हारी आंखों में बड़ा भोलापन है, तुम रूप की आग के संसार से दूर मालूम पड़ते हो। लेकिन शायद 1 साल बाद तुम भी जानोगे कि यह कितनी भयंकर चीज है। आदमी के सामने वक्त बेवक्त नाता रिश्ता मर्यादा अमर्यादा कुछ भी नहीं रह जाती। वह अपनी भतीजी पर मोहित हुआ तो क्या। मैंने तो तुम्हारे यहाँ एक पौराणिक कहानी पढ़ी थी कि महादेव अपनी लड़की सरस्वती पर मुग्ध हो गए। महादेव नहीं, ब्रह्मा, चंद्र बोला। हाँ हाँ, ब्रह्मा, मैं भूल गई थी। यह तो सेक्स है, आदमी को कहाँ ले जाता है यह अंदाजा भी नहीं किया जा सकता। तुम तो अभी बच्चे की तरह भोले हो और ईश्वर न करे तुम कभी इस प्याले का शरबत चखो। मैं भी तो तुम्हारी इस पवित्रता को प्यार करती हूँ। पम्मी ने चंदर की ओर देखकर कहा, तुम जानते हो मैंने तलाक क्यों दिया। मेरे पति मुझे बहुत चाहता था, लेकिन मैं विवाहित जीवन के वासनात्मक पहलू से घबरा उठी। मुझे लगने लगा मैं आदमी नहीं हूँ, बस मांस का लोथड़ा हूँ जिसे मेरा पति जब चाहे मसल दे, जब चाहे ऊब गई थी। वह गहरी नफरत थी मेरे मन में। तुम आए तो तुम बड़े पवित्र लगे। तुमने आते ही प्रणय याचना नहीं की, तुम्हारी आंखों में भूख नहीं थी, हमदर्दी थी, स्नेह था, कोमलता थी, निश्चलता थी। मुझे तुम काफ़ी अच्छे लगे। तुमने मुझे अपनी पवित्रता देकर जिला दिया। अंदर चंदर को एक अजब सा गौरव महसूस हुआ और पम्मी के प्रति एक ऊंची आदर भावना। उसने पवित्रता देकर जिला दिया। सहसा चंदर के मन में आया, लेकिन यह उसके व्यक्तित्व की पवित्रता किसी की दी हुई है, सुधा की ही ना। उसी ने तो उसे सिखाया है कि पुरुष और नारी में कितने ऊंचे संबंध रह सकते हैं। क्या सोच रहे हो। पम्मी ने अपना हाथ कपूर की गोद में रख दिया। कपूर सिरह गया, लेकिन शिष्टाचारवश उसने अपना हाथ पम्मी के कंधे पर रख दिया। पम्मी ने 2 क्षण के बाद अपना हाथ हटा लिया और बोली, कपूर, मैं सोच रही हूँ अगर यह विवाह संस्था हट जाए तो कितना अच्छा हो। पुरुष और नारी में मित्रता हो, बौद्धिक मित्रता, दिल की हमदर्दी। यह नहीं कि आदमी औरत को वासना की प्यास बुझाने का प्याला समझे और औरत आदमी को अपना मालिक। असल में बंधने के बाद ही पता नहीं क्यों संबंध में विकृति आ जाती है। मैं तो देखती हूँ कि प्रणय विवाह भी होते हैं, वह असफल हो जाते हैं क्योंकि विवाह के पहले आदमी औरत को ऊंची निगाह से देखता है, हमदर्दी और प्यार की चीज समझता है, और विवाह के बाद सिर्फ वासना की। मैं तो प्रेम में भी विवाह पक्ष में नहीं हूँ और प्रेम में भी वासना का विरोध करती हूँ, लेकिन हर लड़की ऐसी थोड़ी होती है। चंदर बोला, तुम्हें वासना से नफरत है, लेकिन हर एक को तो नहीं।